इसमें बीच में बहुत सारा लिक्विड भरा रहता है, उसको कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य। और कुछ यूं धागेनुमा संरचनाएं लगी रहती है इसमें पूरे न्यूक्लियस में ऐसे, इनको कहा जाता है क्रोमेटिन। ये 4 पार्ट होते हैं न्यूक्लियस के, केंद्रक के। सबसे बाहर जो लेयर होती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली। बीच का जो डार्क पार्ट है न्यूक्लियोलस केंद्रिका, ये धागेनुमा संरचना क्रोमेटिन, और अंदर लिक्विड भरा है वो न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक का द्रव्य कहलाएगा। ये जो न्यूक्लियोलस केंद्रिका है ये सिर्फ और सिर्फ हमें एक सेल डिवीजन के वक्त दिखाई देगी, जब एक कोशिका डिवाइड कर रही है, वो 1 से 2 बना रही है, सिर्फ उसी टाइम दिखेगी। और दूसरा, ये केंद्रिका ना गोल आकार की होती है, बिल्कुल राउंड शेप में, और पर्पल कलर की होती है, सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम दिखाई देती है हमें। तो लिख लो विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ओनली कोशिका विभाजन के वक्त दिखाई देती है, कोशिका विभाजन के वक्त दिखाई देती है। ठीक है, अब ये केंद्रक में ये धागेनुमा संरचना है, यही बनाते हैं डीएनए और आरएनए, इन्हीं से आगे चल करके डीएनए और आरएनए बनते हैं। तो केंद्रक में डीएनए आरएनए रहते हैं, क्रोमेटी ये जो न्यूक्लियोलस केंद्रिका है इसके अंदर रहते हैं, जो सिर्फ सेल डिवीजन के वक्त दिखाई देंगे। अब डीएनए और आरएनए के बारे में कुछ बातें पढ़नी है, लिखना है क्या? चले, एक फ्रेडरिक मिशर नाम का बंदा था। फ्रेडरिक मिशर, और इस फ्रेडरिक मिशर ने क्या बताया कि कोशिका का जो केंद्रक न्यूक्लियस होता है ना, उस न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ रहते हैं। और अपने आनुवंशिक पदार्थ किसको बोलते हैं? डीएनए एंड आरएनए को। तो ये बात फ्रेडरिक मिशर जी ने बताई थी कि कोशिका का जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है ना, उसमें आनुवंशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल रहते हैं। जेनेटिक मटेरियल रहते हैं, और अपने जेनेटिक मटेरियल होते हैं डीएनए एंड आरएनए। तो एक तरीके से डीएनए और आरएनए की खोज करने का श्रेय, क्योंकि इन्होंने देख के बता दिया था कि ये कोशिका के केंद्रक में रहते हैं, तो इन्होंने एक तरीके से क्या कर दी थी? खोज, डिस्कवरी ही तो कर दी थी। तो डीएनए और आरएनए की खोज करने का श्रेय, या इनके खोजकर्ता जो है वो फ्रेडरिक मिशर साहब ही माने जाते हैं, कि फ्रेडरिक मिशर ने ही डीएनए और आरएनए की खोज जो है वो की थी। अब इनके डिस्कवरी, खोज हो चुकी थी, थोड़े से इनके बीच में डिफरेंस पढ़ लेते हैं। डीएनए और आरएनए के बीच में अंतर क्या होता है, डीएनए और आरएनए का डिफरेंस थोड़ा सा पढ़ते हैं। सबसे पहले तो बात आती है इनका पूरा नाम। डीएनए का पूरा नाम होता है डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए है, खोज का मुझे ध्यान नहीं, और उसके क्वेश्चन, उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन भी नहीं आते। आई थिंक इसकी खोज हुई थी 1958 है, ऐसा कुछ है, मुझे श्योर ध्यान नहीं है, अभी लिखना नहीं है, मैं कल बता दूंगी अगर लिखना है तो, क्योंकि गलत नहीं लिखना। अब आरएनए की फुल फॉर्म देख लो, राइबो न्यूक्लिक एसिड। जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए होता है, इसकी खोज किसने की थी? किसने की थी? फ्रेडरिक मिशर ने।
और सेम आरएनए की खोज भी इन्होंने ही की थी, इन्होंने ही की थी। अब अगला क्वेश्चन डीएनए और आरएनए से ये बनता है कि इन दोनों में शुगर होती है, शर्करा कार्बोहाइड्रेट होता है, और इनके अंदर जो शुगर होती है उस शुगर का नाम क्या होता है? इनके नाम में ही लिखा है उसका नाम, राइबोज। राइबोज शुगर होती है दोनों में। नेक्स्ट पॉइंट आता है, डीएनए तो ऐसे होता है डबल हेलिक्स यूं, और आरएनए होता है यूं सिंगल हेलिक्स। तो लिख लो डीएनए होता है डबल हेलिक्स, द्विकुंडलित, और आरएनए होता है सिंगल हेलिक्स, एक कुंडलित। डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल था वो किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने ये डबल हेलिक्स मॉडल दिया था जी, वॉटसन एंड क्रिक, वॉटसन एंड क्रिक। और आरएनए का सिंगल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? उसी बंदे ने जिसने इसकी खोज की थी, फ्रेडरिक मिशर। और यहां से रिपीटेड क्वेश्चन बहुत बार आते हैं भाई, ध्यान रखेंगे, इनके मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार, इनकी खोज और इनके मॉडल से रिगार्डिंग क्वेश्चन बहुत ही बार पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट आता है, डीएनए तो होता है अपनी बॉडी का जेनेटिक मटेरियल, आनुवांशिक पदार्थ, जो अपनी लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी ढोता है। जेनेटिक मटेरियल आनुवांशिक पदार्थ होता है जो अपने लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी ढोने का काम करता है। और जो आरएनए होता है ना, ये हमारी बॉडी में क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। प्रोटीन बनाने का काम करता है आरएनए। डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। अब अगला पॉइंट नेक्स्ट, ये तो हो गए इनके डिफरेंस। आगे चलो अब, पढ़ रहा है तो जो जवाब दे रहा है। क्यों लिटिल बिट क्यों पढ़ रहा है बता? चले आगे। डीएनए का जो डबल हेल, अच्छा एक बात उससे पहले ये सुनो कि जो डीएनए और आरएनए होते हैं ना, उनका एक नाम होता है। डीएनए और आरएनए होते हैं, उनको कहा जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पोली शब्द का मतलब क्या होता है? एक, सिंगल या मैनी? मैनी, बहुत सारी यूनिट्स। तो पोली का मतलब तो होता है मैनी यूनिट्स, बहुत सारी इकाइयां जिसमें जुड़ी है। और किसकी बहुत सारी इकाइयां? न्यूक्लियोटाइड की। अब आखिरकार ये न्यूक्लियोटाइड क्या है, ध्यान से समझना। डीएनए आरएनए से रिपीटेड क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं, और नहीं समझोगे तो रटे नहीं जाएंगे भाई, पहले ही बता देती हूँ, ध्यान से सुन लेना। मैनी यूनिट जुड़ी हुई है किसकी? न्यूक्लियोटाइड की। और न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो क्या होता है? इसमें एक तो होता है शुगर, और उस शुगर का नाम है राइबोस। एक होता है इसमें या तो फॉस्फोरस होगा, या तो फॉस्फोरिक एसिड होगा, या फिर फॉस्फेट होगा, मतलब फॉस्फोरस ग्रुप होगा कोई भी एक। और एक होता है इसमें नाइट्रोजीनस बेस, नाइट्रोजन युक्त क्षार।
नाइट्रोजिनस बेस या नाइट्रोजन युक्त क्षार, ये 3 यूनिट से मिलके एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। अब नाइट्रोजिनस बेस जो है वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्यूरीन और एक होता है पिरिमिडीन। प्यूरीन 2 टाइप का होता है, ए और जी। पिरिमिडीन 3 टाइप का होता है, सी टी यू। अब इनका पूरा नाम भी लिख लो, जरूरी है। ए से बनेगा एडेनिन, जी से बनेगा ग्वानिन, सी से बनेगा साइटोसिन, टी से बनेगा थायमिन, और यू से बनेगा यूरासिल। अब थोड़ा सा ध्यान लगा के देखो इसको। हमने कहा कि डीएनए और आरएनए होते हैं वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, मतलब इसमें न्यूक्लियोटाइड की मैनी यूनिट्स, बहुत सारी इकाइयां जुड़ी होती है। अगर एक डीएनए या एक आरएनए बनता है तो ये एक डीएनए और एक आरएनए बनता है तो इसमें न्यूक्लियोटाइड की बहुत सारी इकाइयां जुड़ी रहती है। कैसे जुड़ी रहती है? न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये तीनों, और नाइट्रोजनस बेस 5 टाइप के होते हैं। अब हम डीएनए और आरएनए की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके बाद फिर से यहां पर आएंगे। ज्यादा मोटा नहीं हो गया ये? ये जो पट्टी सी मैंने बनाई है ना, इसको बोला जाता है बैकबोन, बैकबोन ऑफ डीएनए या बैकबोन ऑफ आरएनए। बैकबोन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। डीएनए व आरएनए की रीढ़ की हड्डी है ये। इसमें बीच में जुड़े रहते हैं नाइट्रोजनस बेस। कैसे जुड़े रहते हैं? ए टी जी सी, ए टी जी सी, ए टी जी सी, ए टी और जी सी के साथ जुड़ेगा, ए टी के साथ जुड़ेगा, जी सी के साथ जुड़ेगा, ए टी के साथ और जी सी के साथ। ऐसे बीच में तो ये नाइट्रोजनस बेस जुड़े रहते हैं। सेम डीएनए में होता है और सेम आरएनए में। फर्क कहाँ आता है? सिर्फ एक टी की जगह इसमें आ जाता है यू, ए यू सी जी, ए यू जी सी, ए यू सी जी, ए यू सी जी। ऐसे होते हैं। यहां से अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं उन पे डिस्कशन करेंगे। पहले ये देखो कि ये जो पट्टियां होती है इनमें क्या जुड़ा रहता है। देखना यहां पर फॉस्फोरस शुगर, फॉस्फोरस शुगर, फॉस्फोरस शुगर, फॉस्फोरस। हेलो। हाँ जी। ये मैं किसी में 2 डंडे लगाए आप ना, किसी में 3। इनका क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, इनका फर्क जो है वो समझा दूंगी मैं, रुक जा एक बार। अच्छा, ये जो मैम सी जी उल्टा उर्ला में कौन है? उल्टे से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ठीक है। मैं सेम आरएनए में लिख दो।
देखो इसको ध्यान से। अब इससे क्वेश्चंस जनरेट करते हैं। क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, डीएनए और आरएनए की बैकबोन रीढ़ की हड्डी कौन बनाता है? डीएनए और आरएनए की बैकबोन कौन बनाता है? इसकी बैकबोन में कौन कौन जुड़ा है? शुगर और फॉस्फोरस। तो इसकी बैकबोन बनाते हैं शुगर और फॉस्फोरस। फर्स्ट क्वेश्चन तो बनेगा ये। डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं उन चारों का नाम बताइए। ए, टी, जी और सी। आरएनए में जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो क्या होते हैं? कुछ भी लिख दो, जी सी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इनमें एक ऐसा है जो अलग है, बाकी सब तो सेम है, एक अलग है। इसमें टी है और इसमें टी की जगह यू है। तो क्वेश्चन एक यहां से बनेगा कि डीएनए में जो थाइमीन होता है उसको आरएनए में रिप्लेस कौन करता है? यूरासिल रिप्लेस करता है। आरएनए में थाइमीन की जगह यूरासिल आ जाता है। सेकंड क्वेश्चन यहां पर बनेगा। थर्ड क्वेश्चन ये बनेगा, डीएनए में जो शुगर होती है या आरएनए में जो शुगर होती है उस शुगर का नाम बताओ। राइबोज शुगर होती है। तीसरा क्वेश्चन ये बताइए, ए और टी के बीच में जो बॉन्ड बनता है या ए और यू के बीच में, ए यू या ए टी, इन दोनों के बीच जो बॉन्ड बनता है वो कैसा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड होता है, द्विबंध बोला जाता है इनको। जी और सी के बीच में जो बनता है वो कैसा होता है? ट्रिपल बॉन्ड। अब डबल और ट्रिपल तो ये होते हैं, इन बॉन्ड्स का नाम क्या है? तो इन बॉन्ड का नाम होता है भाई हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बॉन्ड। कुछ क्वेश्चन यहां से बने। ये इतना है डीएनए और आरएनए। अब मैंने आपको पिछले पेज में लिखवाया कि डीएनए और आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। इसमें न्यूक्लियोटाइड की मैनी यूनिट्स जुड़ी हुई रहती हैं। वो कैसे जुड़ी रहती है देख लो आप। न्यूक्लियोटाइड थे शुगर, फॉस्फोरस और नाइट्रोजनस बेस, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल, ये सब मिलकर के बोले जा रहे थे न्यूक्लियोटाइड। और इनकी मैनी यूनिट्स मतलब एक डीएनए या एक आरएनए में ये बहुत सारे जुड़े रहते हैं, है कि नहीं? इनमें है। तो इसलिए डीएनए और आरएनए जो है न्यूक्लियोटाइड होते हैं। अब एक शब्द आता है न्यूक्लियोसाइड। वैसे बेसिकली नॉर्मल एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता, बट थोड़ा सा सुन लो। न्यूक्लियोटाइड में से कुछ साइड कर दो तो वो बचा हुआ न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा। तीन चीज है, शुगर है, न्यूक्लियोटाइड में क्या है? शुगर है, फॉस्फोरस है और नाइट्रोजनस बेस है। इन तीनों में से फॉस्फोरस को हटा दो, बचा हुआ दोनों शुगर और जो नाइट्रोजनस बेस, ये दोनों चीजें हैं ना, ये कहलाएंगी न्यूक्लियोसाइड। ये कहलाएंगी न्यूक्लियोसाइड। ठीक है। तो डीएनए आरएनए से ये क्वेश्चंस आएंगे, कर लोगे पक्का? चले आगे। समझ आया? डन है? लोग उठा दिखा दे। रोज तेरा यो रोना रहा है क्लास में, है रोज पढ़ान। फिर भी अंशु। हेलो मैम। हाँ जी। बहुत हो गया मैम, रिपीट करा दो बस सब। है? हेलो। रिपीट करा दो, याद हो जाएगा बहुत मैम। हाँ जी, आप क्या बोल रहे हो? आप और बोलो। मैम ट्रिपल बॉन्ड का नाम और बता दो। दोनों ही हाइड्रोजन बॉन्ड है, डबल और ट्रिपल, दोनों ही हाइड्रोजन बॉन्ड ही होते हैं। बॉन्ड इसमें सारे ही हाइड्रोजन बॉन्ड ही होते हैं, डबल हो चाहे ट्रिपल हो। चलो रिपीट करा देती हूँ, सुनो ध्यान से। तू पीटेगा मेरे से, और कुछ हो चाहे ना हो। डीएनए और आरएनए दोनों ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। पॉली मतलब इसमें न्यूक्लियोटाइड की मैनी यूनिट्स जुड़ी हुई रहती हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या है? शुगर, जिसका नाम राइबोज है, फॉस्फोरस ग्रुप और नाइट्रोजन युक्त क्षार। अब प्यूरिन, पिरामिडिन बेशक से आप स्किप कर सकते हो, इतना याद रख लो। नाइट्रोजन युक्त क्षार 5 टाइप के होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल। एक पहला तो एजी से याद रख लो, एजी। फिर सी टी यू,
तीन और याद रख लो, CTU, AGCTU, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल, ये 5। अब जो डीएनए और आरएनए होते हैं इनको पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, मतलब इनमें न्यूक्लियोटाइड की मैनी यूनिट्स जुड़ी है। जो डीएनए की बैकबोन यानी इसकी पट्टियां हैं जो इसको बांधे रखती है, अगर ये पट्टी जो पट्टी सी है इनको बैकबोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे हमारी बैकबोन अगर हटा दी जाए तो हम अपने शरीर पर खड़े नहीं रह सकते, अपना बॉडी पैरालाइज हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएंगे, हम खड़े रह ही नहीं पाएंगे। सेम वैसे अगर ये पट्टियां हटा दोगे ना, ये अंदर के बेस बिखर जाएंगे और डीएनए आरएनए टूट जाएंगे, तो इनके बिना ये अपनी जगह डटा हुआ नहीं रह सकता, इसका जो बॉन्ड है वो। अब इसकी जो पट्टियां हैं वो बनी किससे हैं? शुगर एंड फास्फोरस से। शुगर कौन सा है इसमें? राइबोज शुगर होता है, ठीक है। डीएनए में ATGC होता है और आरएनए में AUGC होता है। जो T है इसको आरएनए में U रिप्लेस करता है, बाकी तीनों सेम है, बाकी तीनों सेम है। AT के बीच में डबल बॉन्ड और GC में ट्रिपल बॉन्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड है इनका नाम होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बंध बोलते हैं। और अगला क्वेश्चन न्यूक्लियोसाइड से अगर आ जाए तो बता देना, फास्फोरस अगर न्यूक्लियोटाइड से हटा दें तो बचा हुआ न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा। ये डीएनए और आरएनए से इतने ही क्वेश्चंस बनते हैं, इससे ज्यादा नहीं बनते हैं, ठीक है। क्लियर इतनी बातें? अब अगली बात पर चले। नहीं टाइम पड़ा है अभी, रहन क्या देते क्या? हाँ इतना ही करा दो, और तो जैसे पढ़ क्या क्या करेगा फिजिक्स पढ़ के? क्या नई खोज करना चाहता है तू तेरी जिंदगी में, ये बता। है चलो अब आगे देखो। अरे इसी से रिलेटेड तो करा दूं झकोइयो। हाँ करा दो, दूसरा तीसरा करा दी रहूं तने, नया टॉपिक ना पढ़ाऊं मैं, है। जो डीएनए और आरएनए होते हैं ना, इनके जो ये कुंडलन है, इन कुंडलन में कौन जुड़ा रहता है? ये जो हेलिक्स बने हुए हैं इनमें, अरे अभी तो बताया है, ये जो कुंडलन है इसमें कौन जुड़ा रहता है? नाम बताना। ATGC। अब देखो अगला पॉइंट ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आते हैं। ये जो लंबाई है ना इस एक हेलिक्स एक कुंडलन की, यहां से लेके और यहां तक ये जो लेंथ है, ये लेंथ होती है 34 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम बोलते हैं इसको, 34 एंगस्ट्रम। ये बीच का चौड़ाई है ना, ये वाला, ये वाली चौड़ाई, ये चौड़ाई होती है 20 एंगस्ट्रम, 20 एंगस्ट्रम। और ये दो बेस पेयर है ना, एक बेस पेयर तो हो गया ये वाला और एक हो गया ये वाला, इनके बीच का जो गैप है वो होता है 3.4 एंगस्ट्रम, 3.4 एंगस्ट्रम। अब अगर आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग है तो मुझे फटाफट बता दो, इस एक बेस पेयर में इस एक कुंडलन एक हेलिक्स में कितने बेस पेयर होते हैं टोटल? पक्का लॉक कर दिया जाए? तो मूर्खों टोटल लंबाई 34 है और एक बेस पेयर के बीच का गैप 3.4 है, तो डिवाइड ही तो करना है इसको 10। मतलब ये एक हेलिक्स होता है ना, इसमें ऐसे ऐसे 10 पेयर जुड़े रहते हैं, टोटल 10 पेयर होते हैं। ये चारों पॉइंट लिख लो, लंबाई 34, व्यास डायमीटर चौड़ाई 20 एंगस्ट्रम होती है, एक बेस पेयर के बीच का गैप 3.4 एंगस्ट्रम और एक कुंडलन में टोटल 10 बेस पेयर होते हैं, 10 क्षार युग्म होते हैं। एडेनिन, एंगस्ट्रम, ANGS,
ये लिख रखी ANGUSTRUM। आगे पढ़े प्लीज, कृपया कृपया प्लीज। भर दो भाई, एक मेरी तरफ एक तो हो जाओ। गौरव सबसे अच्छा इस क्लास में। तो लड़कियां एक भी मेरी तरफ नहीं है। हाथ क्यों नहीं ऊपर किया फिर तूने? मैं हुई इनके प्यार में पागल हो रही हूं और ये मेरी तरफ ही नहीं हो सकती। हाँ हाँ, मैं नहीं बोलती अब। क्रोमोसोम गुणसूत्र है क्या? हेलो मैम। क्या लड़कियां मेरी साइड पीछे वाली भी नहीं है? वो झगड़ रही है तेरे से, कह रही है अपनी हम खुद बता देंगे। हैं? क्रोमोसोम, बस अब चुप। क्रोमोसोम गुणसूत्र टोटल होते कितने हैं हमारे शरीर में? 46 या फिर नहीं 23 पेयर। और इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है भाई। फर्स्ट इज ऑटोसोम और सेकंड इज एलोसोम। ऑटोसोम तो होते हैं इनमें से 44 या 22 पेयर, और पीछे कितने बचे? 2 या 1 पेयर, ये होते हैं एलोसोम। इनको बोलते हैं एलोसोम। जो ऑटोसोम है इनको तो बोला जाता है सोमैटिक क्रोमोसोम, कायिक गुणसूत्र। और कायिक का मतलब होता है काया, जो अपना शरीर बनाते हैं। एलोसोम होते हैं, इनको कहा जाता है सेक्स डिटरमाइंड क्रोमोसोम या फिर जेंडर डिटरमाइंड क्रोमोसोम, लिंग निर्धारक गुणसूत्र। लिंग निर्धारक गुणसूत्र ये किसी भी बेबी का जेंडर डिटरमाइन करते हैं कि वो लड़का होगा या लड़की होगी। ये एलोसोम जो ऑटोसोम जो होते हैं ये तो होते हैं मेल एंड फीमेल में सेम, चाहे तो मेल हो चाहे फीमेल बॉडी हो, उनके अंदर सेम होते हैं भाई। ये शरीर बनाते हैं और शरीर मेल एंड फीमेल का सेम ही होता है। सब में एक हार्ट है, एक लीवर है, एक स्टमक है, एक किडनी है, 2 लंग्स हैं और 2 किडनी है, 2 लंग्स हैं। ये सेम चीजें होती है सब में। डिफरेंट होता है तो जेंडर का, वो जेंडर डिटरमाइन करता है ये, तो ये मेल एंड फीमेल में डिफरेंट होता है। हाँ, दिमाग का भी होता है ना फर्क, तो लड़कों में कहाँ होता है दिमाग है? ये मेल एंड फीमेल में होते हैं डिफरेंट। मेल में जो होते हैं वो तो होते हैं XY, फीमेल में होते हैं वो होते हैं XX, दोनों में डिफरेंट है। अब इनसे ना एक स्पर्म एंड ओवम, एक शुक्राणु और अंडाणु कैसे बनता है सुनिएगा जरा ध्यान से। एक शुक्राणु बनने के लिए इसमें टोटल कितने गुणसूत्र होने चाहिए? 23, 46 होंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर जाइगोट बनेगा, उसमें 46 स्पर्म और ओवम में हुए 46 तो 92 हो जाएंगे जाइगोट में। स्पर्म में 23 और ओवम में भी 23 गुणसूत्र ही होने चाहिए। अब ये आते कैसे हैं सुने ध्यान से। इनको पेयर में बना लो, 22 + 1 लिख सकती हूं मैं, और इसको भी 22 + 1 लिख सकती हूँ। 22 का मतलब 11 पेयर और एक एक्स्ट्रा,
यहाँ 11 पेयर और एक एक्स्ट्रा। स्पर्म बनेगा मेल बॉडी में और ओवम बनेगा फीमेल बॉडी में। अब ये कैसे बनेंगे ध्यान से सुनो, पहले ओवम की चर्चा करते हैं कि अंडाणु कैसे बनता है। फीमेल बॉडी में टोटल गुणसूत्र है 44, तो ये और 2 ये 46 ये गुणसूत्र है। तो 44 में से फीमेल बॉडी में रैंडमली कोई भी 22 गुणसूत्र उठेंगे। 22 पेयर में से कोई भी रैंडम 11 पेयर। 44 मेरे शरीर में है, तो मेरा ओवम जब बनेगा उसमें 44 में से रैंडम कोई भी 22 या फिर 11 पेयर क्रोमोसोम उसमें से उठेंगे और ओवम में आ जाएंगे। ये आ गए 22 या 11 पेयर और एक इनमें से आ जाएगा कोई भी। सेम मेल बॉडी में होगा, मेल बॉडी में ये 44 और 2 ये होंगे। 44 में से रैंडम 22 या फिर 11 पेयर और एक इनमें से कोई भी, तो ये स्पर्म बन जाएगा। जब इन दोनों का फ्यूजन होगा, बच्चा जब पैदा होता है उससे पहले हम ये नहीं बता सकते कि उसका नाक किसके जैसा होगा, होठ किस जैसे होंगे, उसका शक्ल कैसी होगी, उसका रंग मम्मी जैसा होगा या पापा जैसा, नहीं डिसाइड होता। वो इसीलिए डिसाइड नहीं होता क्योंकि जो मेल एंड फीमेल बॉडी है उनके 44 जो बॉडी बनाने वाले, शरीर काया बनाने वाले गुणसूत्र है ना, उनमें से रैंडमली कोई भी 22 उठते हैं। मेरी बॉडी के 44 में से रैंडम कोई 22 उठेंगे, मुझे थोड़ी पता है कौन से 22 उठे हैं। तो सेम ऐसे ही स्पर्म एंड ओवम का फॉर्मेशन होता है और ये टोटल अपनी बॉडी में क्रोमोसोम नंबर होते हैं। और इसी के साथ साथ आज का खेल खत्म होता है यहीं पर। बाकी का रंगारंग कार्यक्रम कल होगा है। ओके भाई, बाय बाय।